नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सत्ता पर अगले 5 साल के लिए कौन राज करेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। दोनों जगह पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर काउंटिंग सेंटर्स की हम बात करें, मतगणना स्थलों की हम बात करें, तो वहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी आप नजर आने वाली है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर यानी कि दोनों ही जगह पर 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग हुई थी, तो हरियाणा में सिर्फ 1 फेज यानी कि 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। हरियाणा में जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके 30 मिनट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। तो इन दोनों राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का। आज ये फैसला हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर जनता ने जीत का ताज सजाया है और किसे अपना समर्थन दिया है। आज सुबह 8 बजे से जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, वैसे ही न्यूज 18 पर पल पल आप टैली को बदलता हुआ देखेंगे। जैसे ही रुझान आना शुरू होंगे, न्यूज 18 सबसे पहले आपको दिखाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद आखिर किसका राज होगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नतीजों से पहले क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आज काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो देखिए, सुबह सुबह पूजा अर्चनाओं का दौर भी शुरू हो जाता है और तमाम जो राजनेता हैं और जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, वो सभी पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर दिनेश शंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस से। और अशोक यादव भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सभी से डिस्कशन मैं करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा डॉक्टर दिनेश शंकर श्रीवास्तव जी से। लंबे वक्त से आप चुनाव देखते आए हैं दिनेश जी, इस बार के चुनावों में क्या अलग लग रहा है आपको? क्या इस वक्त मन में चल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपना ही दावा कर रही है कि दोबारा से सरकार बनाएंगे हरियाणा में भी, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपना दावा कर रही है कि हम ही आने वाले हैं सत्ता में। लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं, जितना अभी तक का आपका आंकलन, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, आज तो परिणाम का दिन है, जैसा कि आपने भी कहा। अब जो भी निर्णय है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है। जी जी। आज तो प्रतीक्षा का दिन है। कहा यही जा सकता है कि जो आपके परिणाम एग्जिट पोल में आए हैं, अगर वो एग्जिट पोल में बदल जाते हैं तो जाहिर सी बात है हरियाणा में आप जो स्थिति देख रही हैं, कांग्रेस की संभावना है। और जैसा कि एक मैंने कहा था कि एक जो स्वाभाविक चीज होती है परिवर्तन की राजनीति में, अक्सर तब देखी जाती है जब मुद्दों पे नियंत्रण सत्तासीन सरकार का इतने अच्छे तरीके से ना हो पाए, तो वह स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये राजनीति है, कि ये क्रिकेट के खेल की तरह है। जनता के मन में क्या है, उसके मनोमस्तिष्क में क्या है, ये भांप पाना बहुत दुर्गम तो नहीं, लेकिन बहुत आसान भी नहीं। तो आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, लोगों से बातचीत करके। लेकिन हाँ, एक रुझान जरूर लोगों में दिखा है। जो मुद्दे, जो संवेदनशील मुद्दे पिछले दिनों हरियाणा में प्रभावी रहे, जैसा कि मैंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई और ये सब तो हमारे सामान्य मुद्दे हैं, हमारे साथ चलते रहते हैं। लेकिन संवेदनशील मुद्दे थे, महिला पहलवानों के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जनमानस को, वोटर को प्रभावित किया है और वह परिणाम हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। सत्ता परिवर्तन के रूप में ऐसा अनुमान है केवल मेरा, मैं कोई दावा नहीं कर रहा।
जी जी ऐसा हो सकता बिल्कुल, ये थोड़ी देर में क्लियर होना शुरू हो जाएगा दिनेश जी। तो 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, 9 बजे पहला रुझान आएगा, तो उसके बाद न्यूज़ 18 आपको सबसे सटीक नतीजे दिखाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ऋचा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। ऋचा जी, आपसे सवाल मेरा ये कि क्या कहीं ना कहीं कमी रह गई, क्योंकि कहा जा रहा है, जैसे कि अभी दिनेश जी भी बात कर रहे थे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, क्योंकि किसान अन्नदाता एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, चुनावों को पहले भी करता आया है, अभी भी करता आया है। एक जाति को लेकर भी हम देखते हैं कि वो भी काफी एक फैक्टर रहता है कि जातिगत राजनीति अगर की जाती है तो भी एक इफेक्ट पड़ता है। आपको क्या वजह नजर आती है अगर जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में साबित हो जाते हैं हरियाणा में, तो वजह क्या लगती है, कहाँ कमी रह गई? सीरम जी, भारतीय जनता पार्टी जो जन आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप फैसला लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 साल सरकार चलाई है, विकास और विरासत के समन्वय लेकिन ऋचा जी, फिर सत्ता में नेतृत्व में परिवर्तन क्यों करना पड़ा? हाल ही में हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को बना दिया गया। तो ऐसे में क्या अंदर खाने कुछ चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में, या गुटबाजी वजह थी, क्या वजह थी? नहीं सीरम जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है जहां पर समय समय पर जन आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं है जहां पर पहले से तय होता है कि 3 पीढ़ियों के बाद भी कौन मुख्यमंत्री होगा। ये पहले से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तय होता है। कांग्रेस के उस इतिहास को भी हरियाणा ने देखा है जहां पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद से लोग हरियाणा की जनता ऊब चुकी थी। हरियाणा की जनता ने हमें 2 बार आशीर्वाद दिया और इस बार तीसरी बार हमें आशीर्वाद देने जा रही है। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और किसान हित में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से तमाम वर्गों को आपस में लड़ाकर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये इंडी गठबंधन बनाते हैं, लेकिन वही गठबंधन इनका हरियाणा में नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी का वहां आता पता ही नहीं। किस तरीके के स्टेटमेंट आए कि समाजवादी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से इस तरीके के स्टेटमेंट आए, जम्मू कश्मीर में भी किस तरीके से। तो ये वोटों की तुष्टि। ठीक है, आपको लगता है कांग्रेस ने बरगलाया और तभी लोगों के बीच ये भ्रम फैला, ये कहना है कुल मिलाकर आपका? ऋचा जी, इस पर जवाब ले लेते हैं कुंवर सिंह निषाद जी से ही। लेकिन वो देखा हरियाणा की जनता ने। ठीक है, आप बता दीजिए कुंवर सिंह निषाद जी, क्या आपने सही मुद्दों को लेकर बरगलाया या फिर आपने कोई भ्रम फैला दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरह की सोच, इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में बनी? जनता पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पहले से मुख्यमंत्री कौन कैंडिडेट कौन होगा वो तय करके रखते हैं। कांग्रेस पार्टी तय करके रखती है कि हमारा चेहरा कौन होगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। हम पर्ची से निकाल के मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्ची से निकाल के मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो ये जन भावनाओं का एक तरह से अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं कि किसानों का सम्मान किया। कौन सा सम्मान किया भाई? किसानों का, नौजवानों को तो आपने अपमान करने का काम किया, किसानों के ऊपर गोली चलाने का काम किया। अच्छा, एक तस्वीर इस वक्त आ रही है स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे, और आपके सामने भी अगर स्क्रीन है आप देख पाएंगे कि पटाखे चलाए जा रहे हैं, खूब खुशी मनाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर को लेकर भी और हरियाणा को लेकर भी, कि दोनों जगहों पर जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट पोल बनेंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस पहले से आ गया कुंवर सिंह निषाद जी की पटाखे फोड़ना पहले से ही शुरू कर दिया? ये नहीं, हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हम जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते हैं तब तक हमारा कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आएगा। कुछ विजुअल्स आए हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं उनके, उस पे मैं सवाल कर रही हूं। कर सकती है भारतीय कांग्रेस की तरफ से, इस प्रकार का कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल मुद्दों को लेकर चुनाव में थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम प्रति गरीब परिवार को 100 गज जमीन देंगे, 3.5 लाख रुपए बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए देंगे, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो हमने राजस्थान में करके दिखाया वो काम हम करेंगे। मुफ्त सिलेंडर 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा के लिए जो विधवा पेंशन है उसको बढ़ाकर 6,000 रुपए करेंगे। प्रति महिला को 2,000 रुपए देने का काम करेंगे। जातिगत जनगणना कराएंगे। ये हमारे जमीनी मुद्दे थे। इन मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा। हम किसानों का सम्मान करेंगे। MSP की गारंटी हमने दी है
तो इन चीजों को लेकर जनता आकर्षित हुई है और निश्चित रूप से यह जो परिणाम है वो लेकिन ठीक है कुंवर जी, आप काफी ज्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सेलिब्रेट करना भी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी? हम देख रहे हैं कि टी शर्ट पहनी हुई है राहुल गांधी की, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। नहीं, ये कांग्रेस का सेलिब्रेशन नहीं है, ये जनता का सेलिब्रेशन है। जनता के लोग अगर राहुल गांधी जी का टी शर्ट पहन के अगर सेलिब्रेट करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई भी बयान कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जब पूरा परिणाम आ जाएगा उसके बाद ही निश्चित रूप से आएगा। और कोई भी जनता के लोग करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए अशोक यादव जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अशोक जी, सेलिब्रेशन पहले से करना कितना सही है? देखिए, उन्होंने कहा कुंवर जी ने कि जनता की जनभावना है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहते कुछ है, करते कुछ है, कंट्राडिक्शन बहुत है। अभी जो किसानों की बात हमारी बहन ऋचा जी कर रही थी। देखिए अभी तो आप सपा के फेवर में बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आती है तब आप कांग्रेस को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं देखिए, ऐसा है सीनम जी, सीट बंटवारे को लेकर के एक परिवार में थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है, हम आपस में समझ लेंगे। बात हो रही थी किसानों की। आप देखिए, किसानों को एक तरफ से वो कहते हैं MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को क्या क्या कहते हैं। इनकी कंगना रनौत सांसद ने क्या क्या उनको हत्यारा कहा, बलात्कारी कहा, इनके टेनी का लड़का ने उनके ऊपर थार चढ़ा दिया, इनकी वजह से लगभग 750-800 किसानों की जान चली गई। तो ये कंट्राडिक्शन बहुत है। ये बेटियों की बात करते हैं, लेकिन कन्विक्टेड जो व्यक्ति है, मैं इसके पहले राम रहीम का नाम ले रहा था, कन्विक्टेड जो रेपिस्ट है, जो हत्यारा है, उसको जेल से बार बार पेरोल, और जेलर को फिर भाजपा में शामिल करा के उसको जो टिकट जो दे दिया। तो इनका जो कथनी, देखिए आप तो ये सब बातें नहीं कीजिए अशोक जी। सपा राज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, राजनेताओं को जिस तरह से पता नहीं कि पेरोल देने का काम न्यायालय का काम है, ठीक है। इतनी अशोक यादव जी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये मूल्यवान जानकारी आप अपने पास रखिए, मूल्यवान जानकारी आप अपने पास रखिए सर। इस तरह की जानकारी हम लोग पास बहुत रखी है, जमानत देने का एक कीमती जानकारी अपने पास रखिए। एक बलात्कारी को, एक हत्यारे बलात्कारी को आप लोग बार बार जेल से निकाल के उसको स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं, उसके बाद आप लोग बेटियों की बात करते हैं। मतलब ऐसा कैसे आप लोग कर लेते भाई? ये समझ में नहीं आता सीनम जी कि एक बलात्कारी को स्टार प्रचारक बना करके बेटी की सुरक्षा की बातें कर लेते हैं। इतना तो मतलब हमें लगता है चिकना घड़ा कोई नहीं होगा जो इस स्तर पर जाए, जो किसानों की हत्या करने वाले ये लोग हैं, उसको टिकट दे दिया उन्होंने टेनी को। और बात करते हैं किसानों की, बात करते हैं सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट आप ही के सरकार में है किसानों का। भाई आपने छात्रों का भविष्य खराब कर दिया, आपने पहलवानों का यौन शोषण करने वालों को संरक्षित किया, आपने उसके बेटे को टिकट दे दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि हम जो है बहुत बड़ा जो जनता के समर्थक हैं। आप लोग पूरे देश में ऋचा जी धार्मिक और जातीय नफरत फैला रहे हैं। वो धार्मिक और जातीय नफरत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है इस देश में। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन के लोग जो नफरत की दुकान के सामने अपनी प्यार की दुकान चला रहे हैं, और वो दुकान जनता को पसंद आ रही है। जनता नफरत से उब गई है, जनता इस डिविजिव पॉलिटिक्स से उब गई है, जनता इस तरह की नफरत फैलाने वाले नेताओं से, आपके नेताओं से उब चुकी है। ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी की हवा निकाल चुकी है जनता ने। मोदी जी को 3.25 लाख लोगों ने रिजेक्ट किया। आपको पता होना चाहिए काशी से 3,27,000 लोगों ने रिजेक्ट किया आपके टॉप लीडरशिप को। ये शर्म की बात है आपके लिए, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं। योगी जी को जनता ने रिजेक्ट किया। कैसे योगी जी को 63 पे 62 से 33 पे लाके पटक दिया, तभी से बेचारे का मानसिक संतुलन हिल गया है। क्या क्या बातें करते हैं। हरियाणा में गए, वहां लुटिया डुबा दिया। जहाँ कहावत है ना, जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के तहाँ बंटा धार हुआ। तो जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं, योगी जी और मोदी जी, भाजपा का बंटाधार होता जा रहा है। तो ऐसे ही बंटाधार लोग कर रहे हैं, और आपकी पार्टी का बंटाधार हो चुका है। ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो बानगी भर है। आप झारखंड भी हार रहे हो, महाराष्ट्र भी हार रहे हो, चारों राज्यों का चुनाव कराते चारों हार जाते। लेकिन सोचे होंगे आप लोग कि 4 हारेंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, 2 एक बार में हार जाते हैं, 2 एक बार में हार जाते हैं तो धीरे धीरे चोट लगेगी। तो ये सारी चीजें जनता देख रही है, जनता ये सारी चीजें देख रही है ऋचा जी। चलिए ठीक है, देखिए
जिताकर भेज दी जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अशोक जी, आप जो बात कर रहे थे कि एक जिस पर दुष्कर्म के आरोप है उसे स्टार प्रचारक बना दिया। आप समाजवादी पार्टी के देखिए कितने नेता, चाहे मोहित खान को हम देख लें, नवाब यादव को देख लीजिए, आप अलग अलग जगहों पर देखिए कितने नेताओं पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके आपने उनको राजनीति में रखा हुआ है ना, उन पर कोई डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिनेश शंकर जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। ये जो तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं, दिनेश जी। देखिए, एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आज कांग्रेस जीत रही है तो अचानक नहीं जीत रही, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हर तरह की त्रुटियां की। आप अगर देखेंगे तो बीजेपी पार्टी के बहुत अच्छी खासियत ये है कि उनका कैडर हमेशा से बहुत मजबूत रहा है और उनके एजेंडे बहुत क्लियर होते थे। आप अगर राष्ट्रीय राजनीति में भी देखें तो राम मंदिर का उन्होंने एजेंडा किया, लोगों से वादा किया और उसे पूरा भी किया। कश्मीर के संदर्भ में देखें तो धारा 370 भी जी, धारा 370 भी, तो एक बहुत अच्छी जो अपने वादे को निभाने वाली चीजें हैं वो बीजेपी ने की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। लेकिन जो स्वाभाविक बात मैंने कही कि जनता एक परिवर्तन 10 साल बाद चाहती ही चाहती है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो हमें देखना होता है। वो कई बार ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस के 10 साल पहले जब सरकार थी तब नहीं बिगड़े होंगे या मुद्दे कुछ नहीं उठे होंगे या जनता संतुष्ट नहीं हुई हो, लेकिन चूंकि चुनाव जो है तत्कालिक विश्लेषण होता है और तत्कालिक परिणाम देता है, तो वोटर जो है अपने जो इस समय के 10 साल की परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित होकर के वोट कर रहा है, तो उसका स्वाभाविक लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को मिलना था, ये बात तय थी, तो वह लाभ वह इस समय ले रही है। अब उसके सामने एक चुनौती होगी आने वाले समय में, अगर ये एग्जिट पोल में बदलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता है और जनता सब कुछ जानती है, वो मौका भी देती है और मौका छीनती भी है, तो बहुत अलर्ट होकर चलने की कांग्रेस को भी जरूरत है और बीजेपी को भी अपना मंथन करते हुए देखना होगा कि वो अपने मुद्दों को कैसे जनता के मुद्दों के साथ समायोजित करते हुए आगे अपने स्टेप लेने का प्रयास करें। बिल्कुल, तो अभी देखिए मंथन करने की जरूरत होगी ही। जिस भी पार्टी को जनता की तरफ से जो है हम कह सकते हैं नकार दिया जाएगा या फिर सत्ता में नहीं लाया जाएगा, उन्हें मंथन तो करना ही पड़ेगा। ऋचा जी। हम सीएम जी, जनता की जनआकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहकर कार्य करती है। हमारे निर्णय भी जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक संगठनात्मक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हम चुनाव लड़ते ही नहीं है। हमारे परिणाम जो भी हो, हम हर परिणाम का मंथन करते हैं और उससे सीखते हैं। लेकिन आज का दिन विशेष है। आज हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर भरोसा करने जा रही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की स्थिति मजबूत हुई है, देश में आतंकवाद को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हुआ है और जम्मू कश्मीर में तो इसके व्यापक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, नेशनलिज्म को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह से आप बात कर रही हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन काम किया है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो ये मुद्दे कितना इफेक्ट करते हैं, ये एक बार मैं समझना चाहूंगी। हमारे साथ दिनेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। तो लगता है कि उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया है। कुंवर सिंह निषाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। लेकिन चलिए इसका जवाब मैं ऋचा जी से ही ले लेती हूँ। ऋचा जी, नेशनलिज्म की आप बात कर रही थी, लेकिन लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी जनता को इतना इम्पैक्ट कर पाती हैं ये चीजें? देखिए, नेशनलिज्म के मुद्दे पूरे देश में हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में वहां के स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हरियाणा की बात कर ले सीएम जी, तो हरियाणा ने वो दौर भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद हरियाणा की जनता ने न सिर्फ देखा है बल्कि उससे उत्पीड़ित भी हुए हैं, जिसका परिणाम ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता के बीच में
जन मुद्दों को लेकर गई, जनता को ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। मैं आपको सीएम जी एक बात और स्पष्ट कर दूं, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महिला उत्पीड़न की बात कर रहे थे। महिलाओं का उत्पीड़न तो कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से हो रहा है वो हरियाणा की जनता ने नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूरे देश की जनता ने देख लिया है। ये लोग तो मंचों पर, हरियाणा की जनसभा में मंचों पर महिलाओं का उत्पीड़न करते नजर आ रहे हैं इनके नेता, जिसकी भर्त्सना स्वयं कांग्रेस पार्टी की महिला नेता ने भी की है। किस तरीके से दलित नेताओं को साइडलाइन करने का प्रयास किया गया, महिला नेताओं का अपमान करने का प्रयास किया गया, ये तो कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ी नजर आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो हरियाणा में हो। उत्तर प्रदेश ने भी देखा है कि किस तरीके से अयोध्या में मोबीद खान के साथ देखिए जनता ने अपना जनादेश यानी कि जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है ये तो कुछ ही देर में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। 8 बजे से काउंटिंग भी शुरू होने वाली है, कुछ ही मिनट बचे हैं 8 बजने में। बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिनेश शंकर आपका भी शुक्रिया, कुंवर सिंह निषाद और अशोक यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया।